ओके, तो iOS का 19th वर्जन यानी iOS 26 आ चुका है और एप्पल ने 12 साल बाद अपने iOS में इतना बड़ा चेंज करा है, ऐसा एप्पल बोल रहा है। लेकिन स्टेज पर जाकर किया हुआ हर वादा सच तो नहीं होता, जस्ट लाइक आवर इंडियन मैरिजेस राइट नाउ। इसी तरह iOS 26 के साथ किया हुआ एप्पल का हर वादा सच नहीं है। आज हम यही सच और झूठ के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग विथ वाई iOS 26, वाई नॉट iOS 19। बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो, अभी iPad और iPhone में चल रहा है iOS 18, मैक में चल रहा है macOS 15, वॉच में चल रहा है watchOS 11 और विजन प्रो में चल रहा है visionOS 2। तो अभी ये सारे नंबर इन OS की उम्र बताते हैं। तो जब एप्पल इतना बड़ा रीडिजाइन कर रहा है तो उसने सोचा कि लगे हाथ क्यों ना ये कंफ्यूजिंग नेमिंग स्कीम को भी चेंज कर दिया जाए, इनके हर OS के साथ सेम नंबर आए। और वो करने का एक बहुत लॉजिकल रीजन था कि जिस साल में ये लॉन्च हो रहे हैं उसी साल का कर दो। अब लॉजिक के हिसाब से तो iOS 25 होना चाहिए था, लेकिन एप्पल का कहना है कि पब्लिक के लिए तो हम साल के लास्ट में ही करते हैं, तो इस हिसाब से वो 26 ही कंसीडर किया जाएगा। चलो अब डायरेक्टली OS पर आते हैं और सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं, द रीडिजाइन। एप्पल का कहना है कि उन्होंने इस डिजाइन के लिए ग्लास से इंस्पिरेशन ली है, इसीलिए ये इसे लिक्विड ग्लास कह रहे हैं। और ये मटेरियल का डिजाइन पूरे UI में है, लॉक स्क्रीन, फोन आइकन और इवन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सारे के सारे एप्स इसी ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आ जाएंगे। तो एप्पल ने स्टेज पर चढ़कर बोल दिया कि ये उनकी एक नई अप्रोच है, जो कि गलत है। अगर आपको iOS 7 याद है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। ये फ्रॉस्टेड ग्लास डिजाइन सबसे पहले वहीं पर आया था। ये नया 3D लॉक स्क्रीन इफेक्ट भी iOS 7 में ही इंट्रोड्यूस करा गया था। इवन iOS 7 में जब भी हम अनलॉक करते थे फोन को तो हमें लगता था कि हमने सामने से कोई ग्लास हटाया है। बिल्कुल वही फीलिंग हमें iOS 26 में भी मिल रही है। तो बेसिकली एप्पल ने अपने iOS 7 का जो ग्लास इंप्लीमेंटेशन था उसको उठाया, उसको 2026 के हिसाब से मॉडिफाई करा, अपग्रेड करा और उसे बना दिया iOS 26। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसके डिजाइन के लिए कह रहा हूँ, कमेंट्स में गालियां देना शुरू मत कर देना। मेरा मानना है कि चीज अच्छी होनी चाहिए, इंस्पिरेशन कहीं से भी ले लो, बट सवाल ये है कि क्या चीज अच्छी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो डेमो दिखाया गया है वहां पर मेरे और तुम्हारे लिए तो इस नोटिफिकेशन को रीड करना आसान है, लेकिन अगर हमें एकदम से सिर्फ नजर मार के कुछ देखना हो या फिर 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो आने वाली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसको ऐसे तो एप्पल रिलीज नहीं करेगा, यहाँ पर अभी काफी सारा काम होने वाला है। और ये ग्लास इंप्लीमेंटेशन सिर्फ iOS में नहीं हुआ है, एप्पल के सारे OS के अंदर आपको ये ग्लास इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगा, जिससे पूरे प्रोडक्ट लाइनअप में एक हार्मनी बन जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं जिन जिन चीजों के बारे में बात करूंगा उन सबको रेट करूंगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम भी मेरे साथ रेट करो तो तुम मेरे जैसे आलसी हो और तुम ये सब लिखने वाले तो हो नहीं। तो मैंने पिन कमेंट के अंदर सब कुछ लिख रखा है, तुमको बस वो कॉपी करना है, अपने कमेंट में पेस्ट करना है और जो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसे वैसे तुम नंबर दे सकते हो। जैसे फीचर्स को अलग रख के सिर्फ और सिर्फ इस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं इसे दूंगा 7 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल फीचर्स और मैं शुरू करूंगा अपने फेवरेट पार्ट से, विच इज द फिनिशिंग टचेस। iOS 26 में अगर आप गाना सुनोगे तो आप अपने म्यूजिक एल्बम के आर्ट को इस तरीके से एनिमेट होता हुआ देख सकते हो, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर शफल वॉलपेपर यूज करोगे तो जब भी तुम्हारा वॉलपेपर चेंज होगा तो वहां पर जो टाइम है वो खाली स्पेस को भरने के लिए खुद को रिसाइज कर लेगा। इसके अलावा फोन में अगर नोटिफिकेशन आता है तो फोन आपके वॉलपेपर का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है उसको हमेशा बचाने की कोशिश करेगा कि नोटिफिकेशन उसके ऊपर ना आ जाए। इसके बाद इसका ये 3D इफेक्ट, मुझे पता है एप्पल इसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट करेगा और जितना अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा है उतना ही अच्छा आपको रियल लाइफ में भी दिखेगा। और ये सिर्फ वॉलपेपर के अंदर काम नहीं करता, आपके फोटोज ऐप के अंदर सारी की सारी फोटोज को आप इस तरीके से 3D मैप कर पाओगे, जो कि बहुत कमाल की चीज है। अब ये जो सारे मॉडिफिकेशन वाले फीचर मैंने बताई आपके फोन की प्रैक्टिकलिटी पर कोई भी असर नहीं डालेंगे। इन सारी चीजों का काम सिर्फ यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाना है, विच इज ऑल अबाउट द iOS। एक टाइम पे हुआ करता था, अभी उतना नहीं। तो मुझे पर्सनली ये सारे टचेस बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं इसे दूंगा अ सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। अब बारी आती है उन एप्स की जहां पर एप्पल ने बोल बच्चन ज्यादा किया है, काम कम। मैसेजेस, सफारी एंड फेस टाइम। आई मैसेज के अंदर अब आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। ग्रुप चैट के अंदर पोल क्रिएट कर सकते हो। मतलब अभी भी इन्होंने व्हाट्सएप के 2-4 फीचर ही कॉपी करे हैं और उसको बताया ऐसे है कि पता नहीं क्या ही कर दिया। इसके अलावा वॉलेट वगैरह का भी इंटीग्रेशन हुआ है ग्रुप चैट्स के अंदर, जो इंडिया में काम नहीं करेगा तो बता के कोई फायदा है नहीं। सफारी और फेस टाइम के अंदर इन्होंने सिर्फ लुक चेंज करा है और मेजर कुछ भी नहीं। तो बेसिकली इन एप्स की तारीफ ज्यादा हुई है, इनमें काम कम हुआ है, इसी वजह से मैं इन्हें दूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब इसके अलावा फोन ऐप के अंदर भी चेंजेस आए हैं और इसे मैं अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस है वो एक्चुअली काम के हैं। पहला, अब ये 2 लुक्स के साथ आएगा। एक, जिनको चेंजेस पसंद नहीं है उनके लिए यही लुक रहेगा जो पहले था। दूसरा, आपके फेवरेट, रीसेंट और वॉइस मेल को आपस में जोड़ दिया गया है।
अब मुझे फेवरेट के लिए पहले फ़ोन फिर उसके बाद फेवरेट में टैप करना पड़ता था, इसलिए मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं था। लेकिन एक ही पेज होने की वजह से शायद मैं इसका ज़्यादा यूज़ कर पाऊंगा। इसी में एक और अच्छी चीज़ है कि वॉइस मेल के साथ आपको उसकी एक समराइज ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको वॉइस नोट सुनना है या नहीं सुनना है। वैसे आपकी मम्मी ने आपको कभी बोला है कि तेरा फ़ोन किसी लड़की ने उठाया था, कौन है वो लड़की? लास्ट जनरेशन ऑफ भोले पेरेंट्स पूछ भी सकते हैं। खैर, इस चेंज के साथ 2 नए काम के फीचर भी आए हैं। पहला, कॉल स्क्रीनिंग। अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप चाहो तो अपना एक पर्सनलाइज मैसेज बना सकते हो। जैसे मैं अपना बना सकता हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना नाम बताओ और काम बताओ कि क्या काम है। तो अब जब अननोन नंबर से आपको कोई भी मैसेज आएगा तो आपका फोन उठ जाएगा, वहां पर वो मैसेज पता चल गया उसको, अब वो अपना नाम और अपना काम बता देगा। जैसे ही उसने ये दोनों चीज बता दी तो आपका फोन रिंग करने लगेगा और वहां पर एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि इस नाम का बंदा इस काम के लिए आपको फोन कर रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कॉल उठानी है या नहीं उठानी। मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ ढंग से इंप्लीमेंट हो गई ना तो स्कैमर्स की इनकम आधी हो जाएगी। सेकंड है होल्ड असिस्ट। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक बार में तो काम होगा नहीं, आपको रिटर्न रिफंड पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कस्टमर केयर पे बात भी करनी पड़ेगी। वहां पर 2 मिनट बात करते हैं, 10 मिनट के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। तो होल्ड असिस्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे फोन को सुनेगा। जब तक वो बीप चल रही है, गाना चल रहा है होल्ड वाला, तब तक वो सुनता रहेगा। जैसे ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, वो बात करने लगेगा तो आपका फोन वापस से रिंग करेगा, आपको बता देगा कि भाई सामने वाला बंदा आ गया है, अब आप बात कर लो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी कम रहेगी। तो ये सारे फीचर अगर हिंदी में ढंग से काम करते हैं तो मेरे लिए 9.5 आउट ऑफ 10 है। ढंग से नहीं करते तो 7 आउट ऑफ 10। इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी एप्पल इंटेलिजेंस की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक्चुअली काम का है। इसमें पहला चेंज आया है जेन इमोजी के अंदर, जहां पर अब आप 2 इमोजीज को कंबाइन करके एक नई इमोजी बना सकते हो। इसके बाद इमेज प्लेग्राउंड के अंदर अब इमेजेस चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करी जा सकती हैं, जिसका मतलब है कि शायद अब आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके बाद जब भी मैं इस फोन को रेगुलर बेसिस पर थोड़ा बहुत यूज करने लगता हूँ तो मुझे सर्कल टू सर्च की बड़ी याद आती है। फाइनली अब वो इसके अंदर आ गया है। हाँ, सर्कल टू सर्च से काम नहीं होगा, आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको उस चीज पर उंगली घिसनी पड़ेगी जिसको आपको सर्च करना है। एक और मेजर चेंज आया है लाइव ट्रांसलेशंस का, जहां पर अब आप मैसेजेस और कॉल या वीडियो कॉल के अंदर रियल टाइम के अंदर अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट होते हुए या फिर अपनी बात को सामने वाले के पास रियल टाइम में ट्रांसलेट करके पहुंचा सकते हो। ये उन लोगों के लिए बड़े काम का है जो बाहर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली एक चीज बड़ी अच्छी लगी एप्पल की, उन्होंने एक चीज लॉन्च करी है जिसका नाम है फाउंडेशन मॉडल्स फ्रेमवर्क। इसमें बेसिकली कोई भी डेवलपर एप्पल के कोर एप्पल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकता है ऑन डिवाइस काम कराने के लिए, जिसका मतलब है छोटे डेवलपर्स, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐप डेवलप कर रहा है जहां पर आप अपनी कोई भी शॉर्ट वीडियो डाल दो, वो उसका ऑटो कैप्शन जनरेट करके आपको दे देगा। अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई रेंडर करोगे तो वहां पर उसे रेंडर करने वाली कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, तो ना चाहते हुए भी उसे उस ऐप को पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर एप्पल इंटेलिजेंट इतना इंटेलिजेंट रहा जो इस काम को कर पाए ऑन डिवाइस, तो iOS के लिए वो इस ऐप को फ्री कर सकता है। तो क्योंकि ये चीज छोटे डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इस नेक काम के लिए मैं 1 नंबर ऐड करूंगा और एप्पल इंटेलिजेंस के लिए मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि मोस्टली तो एप्पल ने एआई के नाम पे बहकाने का ही काम करा। इसके बाद अगर आप एप्पल मैप यूज करते हो तो तुम्हारे लिए 2 काम की चीज है। पहला, कई बार ऐसा होता है हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए, वहां पर जाकर हमें बड़े मजे करे, 6 महीने बाद हमें याद करना होता है कि हम कहाँ गए थे, तो हमें याद ही नहीं आता, उसका नाम क्या है याद ही नहीं आता। तो अगर आप एप्पल मैप को आपकी डिवाइस की लोकेशन को हमेशा एक्सेस करने की परमिशन दे देते हो, तो एप्पल मैप के अंदर आपके विजिट करे हुए प्लेसेस को वो सेव करता रहेगा, बाद में जाकर आप उसे कभी भी चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक ही रूट से आते जाते रहते हो और आपने सेम अपने डिवाइस की लोकेशन एक्सेस हमेशा के लिए एप्पल मैप्स को दे रखी है, तो वो उस रूट को मैप कर लेगा। अब किसी दिन मान लो उस रूट के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पर जाम लग जाता है, तो आपके घर से निकलने से पहले ही वो आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आज उस वाले रास्ते से मत जाना क्योंकि वहां पर जाम लगा हुआ है। अब नीचे मुझे कमेंट में जल्दी बता दो कि तुम में से कौन है जो एप्पल मैप्स का यूज करता है और क्यों। टियर 1 सिटी के अंदर तो चलो ठीक है काम कर जाता है, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर ये उतना ज्यादा काम का नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। याद रहे, ये सारे काम करने के लिए तुम्हें एप्पल मैप्स को अपने फ़ोन की लोकेशन की एक्सेस हमेशा के लिए देनी पड़ेगी, जिससे बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तुम्हारे ओवरऑल बैटरी लाइफ में से 15 से 20 मिनट का बैटरी लाइफ कम हो जाएगा। बस, अगर तुम्हारे पास सिर्फ आईफोन है तो तुम्हारा काम यहीं पर खत्म। अब इससे ज़्यादा तुम्हें कोई भी नया चीज़ नहीं मिलेगी iOS 26 के अंदर। अगर तुम्हारे पास मैक है
तो अब मैप के अंदर भी फ़ोन ऐप आ गया है, जिससे आप अपने मैक से ही फ़ोन कॉल कर पाओगे। दूसरा, जोमेटो वगैरह से कोई ऑर्डर करते हो, आपके फ़ोन के अंदर जो लाइव ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आता था, वो सेम लाइव ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आपको मैक के अंदर भी दिख जाएगा, ताकि आपका खाना कहाँ पहुँचा है देखने के लिए बार बार आपको फ़ोन न उठाना पड़े। इसके अलावा मैकओएस और iPadOS के अंदर एक्चुअली में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। वो अगर तुम्हें देखना है तो मैं 1-2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर देख लेना, और इस बार पक्का लिंक डालूंगा। तो अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ आईफोन है तो अभी तुम्हें क्या करना है? चुपचाप बैठे रहो। देखो, डेवलपर बीटा बहुत रिस्की होता है, लोगों के फ़ोन ख़राब हो चुके हैं, और अभी तो एप्पल के प्रेजेंटेशन के अंदर ही मैंने एक बग नोटिस कर लिया। तो सोचो रियल लाइफ के लिए जो अपडेट आया होगा उसमें कितने बग्स होंगे। तो पब्लिक बीटा पहले आ जाने दो अगले महीने, उसके 2 महीने बाद पब्लिक बीटा 3 या 4 पे जब चल रहा होगा, उस टाइम पर अगर चुल बची रही तो अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर ये डेवलपर बीटा को ऑन कर देना। नेक्स्ट कोई भी बीटा आएगा तो आपके फ़ोन में अपडेट आ जाएगा। तो अब फाइनली iOS 26 के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। देखो, अभी काफ़ी सारे चेंजेस होने बाकी हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रांसपेरेंसी में रीडेबिलिटी का थोड़ा इशू आएगा, जिसको एप्पल अभी फिक्स करेगा। उसके अलावा मुझे पर्सनली चाहिए था कि इस अपडेट में एप्पल इंटेलिजेंस को कोर लेवल पर और ओवरऑल डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। सच बताऊं तो iOS 18 के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अपडेट्स थे, ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन अपडेट है। इसी वजह से ओवरऑल iOS 26 को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। बाकी आप लोग अपनी सारी भावनाएं कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। चलो, अगर फ़ोन लेना है तो यहाँ पहुँचो, लैपटॉप लेना है तो यहाँ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।